नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं एक आग्रह कर लेना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल सके कि कब मेरा नया लाइव आ रहा है और कब नया वीडियो आया है। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं अपने आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं, नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। पहली बार आप मेरे यूट्यूब जी चैनल वन आलोक जोशी पर आ रहे हैं और हमारी आपकी बात बहुत होती रहती है। मैंने सोचा थोड़ी सी आपके बारे में भी बात कर ली जाए आज, क्योंकि होता क्या है, टेलीविजन पे जी लोग आपको देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं कि नवाब मलिक साहब आप हैं कौन। आप क्या क्या करने पॉलिटिक्स में आए थे, कब आए थे, क्या सोच के आए थे? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं तो उससे अच्छी शुरुआत होगी। देखिए, वैसे तो मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के जो गोंडा था, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ उत्तराखंड स्थित है। वहाँ एक ग्राम सभा है इटेरामपुर, दुसवा छोटा सा गाँव है। वहाँ से एक 70 से अधिक साल पहले शहर में आया। मैं अपनी माँ का पहला पुत्र होने के नाते जन्म तो मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ, गाँव में, लेकिन पहले ही 4 महीने के बाद से इसी मुंबई शहर में हम लोग रहते हैं। छोटा सा कारोबार है, जैसे अन्य लोग मुंबई में आए, तरक्की की, इसी तरह से तरक्की की। शुरुआती दौर में हम लोग स्कूल में 11वीं तक के शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज में गए, और कॉलेज में उस समय फी हाइक हुई थी। हम किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, लेकिन जब मोर्चा निकला उसी में लाठीचार्ज हो गया, और लाठीचार्ज के बाद आंदोलन में शामिल हो गए, और वहीं से फिर राजनीतिक जीवन में धीरे धीरे शुरुआत हो गई। उसके बाद 1996 में पहली बार विधायक में बन गया, 5वीं बार विधायक बना हूँ, 6 बार मंत्री का पद संभाला, और निश्चित रूप से कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों तक हम रहे, और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में फिर 20 सालों से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब राजनीति में है तो राजनीतिक तौर पे एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में इस शहर में, महाराष्ट्र में काम करते हैं। जितना भी हो सकता है जनता से जुड़कर जनता की समस्याओं का समाधान हो, इसका प्रयास लगातार करते रहे। ये तो आपने अपना परिचय बता दिया। अब इस वक्त जो सरकार चल रही है उसमें आप मंत्री भी हैं, और इस सरकार को लेकर अचानक सवाल उठने लगे हैं। क्या ये कहा जा रहा है कि इस सरकार के भीतर कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं? क्या सच है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। कहीं न कहीं एक बड़े पैमाने पे जो विरोधी दल है, भारतीय जनता पार्टी, ये पहले दिन से कह रहा था कि ये 3 महीने सरकार नहीं चलेगी। 6 महीना पूरी कर ली सरकार ने। लगातार अफवाहें फैलाई जाती हैं कि पार्टी के भीतर, तीनों पार्टी में अनबन है, मुख्यमंत्री से मंत्री नाखुश है, अधिकारियों का राज है, बाबू राज चल रहा है। इस तरह की बातें लगातार फैलाई जाती है। पवार साहब की मुलाकात महामहिम राज्यपाल महोदय से हुई, उसके बाद उसको लेके अटकलें लगाने लगी। उसी दिन उद्धव ठाकरे से उनके मकान पे जाके मुलाकात हुई। तो हमें लगता है दोनों औपचारिक रूप से मुलाकातें थी, और सरकार पूरी तरह से एकजुटता से चल रही है। एक जानकारी में आपने, जो आपके श्रोतागण हैं, उनको बता दूं कि देश में 18वीं सदी में जो कानून बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत वो लागू देश के अंदर है। तो सारे जो अधिकार होते हैं इस कानून के तहत, वो केंद्र सरकार के अधीन चले जाते हैं। केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश देती है उसके ही तहत सरकार को काम करना पड़ता है। बाबुओं के जरिए सारी चीजें चलती है। तो कोई निर्णय राज्य अलग से अपने राज्य में उस दिशा निर्देश के विपरीत जाके नहीं ले सकता। ऐसी परिस्थितियां होती है। तो लोगों को लगता है कि भाई जो केंद्र निर्णय ले रहा है उसी तरह से सरकारें चल रही है। तो निश्चित रूप से जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रहेगा तो राज्य सरकारें अपना अलग से कोई निर्णय नहीं कर पाती, जिसको लेके अफवाह फैलाने वालों को एक थोड़ा बल मिलता है। तो हमें लगता है कि सरकार मजबूत है, हम लोग सब साथ में हैं और एकजुटता से काम कर रहे जी। तो एक तरफ से देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ साफ राहुल गांधी ने कहा कि साहब हम वहां डिसीजन मेकिंग रोल में नहीं है। इसका क्या अर्थ है? क्या कांग्रेस खुश नहीं है, उसके मंत्रियों से सलाह नहीं ली जा रही है, या ये कोई औपचारिक वक्तव्य था? हैं। फिर मैं आपको यही दोहरा दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि जो कुछ निर्णय है वो से हो रहा है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो जो गाइडलाइन एमएचए या केंद्र सरकार देगी उसी के तहत हम्म, चीजें चल रही हैं।
तो हमें लगता है कि कुछ गलतफहमी किसी के मन में हो सकती है, लेकिन जहां तक राहुल जी का बयान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, तो बात सही है, कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं, मिली जुली सरकार है। तो मिली जुली सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की है, तो उनका बयान भी कुछ हद तक सही है, उसको हम लेके कोई। और उन्होंने तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी से, आदित्य ठाकरे से भी बात की, जो घटनाएं फैल रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का काम उन्होंने किया था। लेकिन इस बीच मलिक साहब, ये जो एक मुलाकात हुई, आपके अध्यक्ष पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों जाकर राज्यपाल से मिले, ये नौबत क्यों आई? ये राज्यपाल तो वो हैं जिन्होंने आधी रात में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी, आपको याद होगा। देखिए, मैं सच्चाई बता दूं कि जो तनातनी का माहौल राज्य भवन और सरकार के बीच में है, कहीं ना कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो इस तनातनी को कम करे, उसका उद्देश्य वही था, ये स्पष्ट है। लेकिन न्योता राज्यपाल महोदय की तरफ से ही आया था और पवार साहब जाके मिले। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जब काम करते हैं तो अलग अलग जो भी संस्था है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उनके बीच में तनाव का माहौल रहे, ये उचित नहीं। पवार साहब के जाने से कहीं ना कहीं वो कम होगा, इसी नीयत के तहत पवार साहब ने जाकर चर्चा की। जी। आपको तो पता ही है, आप मुंबई में पॉलिटिक्स भी करते हैं, रहते भी हैं। मुंबई देश के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है कोरोना के मामले में। क्या क्या यहाँ इंतजाम नहीं हो रहा है, या इंतजाम हो नहीं पा रहा? क्या वजह है कि यहाँ अभी तक ये बीमारी काबू में आती नहीं दिख रही है? देखिए, ये बात सच है कि देश में मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट करने का काम सरकार ने पहले दिन से शुरू किया, और सबसे ज्यादा टेस्ट भी हमने की, सबसे ज्यादा ट्रेसिंग हमने की, सबसे ज्यादा इलाज की व्यवस्था हमने की है। कहीं आंकड़े बढ़ना ये गलत बात नहीं है, अगर आप चेकअप करेंगे तो आंकड़े निश्चित रूप से बढ़ेंगे। लेकिन मृत्यु दर अगर ज्यादा हो जाए तो ये चिंता की बात होती है। हमें लगता है कई राज्यों की तुलना में मृत्यु दर जो है वो महाराष्ट्र और मुंबई शहर में कम है। मुंबई में तो 3% के करीब है, महाराष्ट्र में 3.2 के करीब है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आपको पता है कि ये बीमारी विदेश से आई। 25 लाख यात्री जब इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की WHO ने जनवरी की 30 तारीख को, उसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय विमान आते रहे भारत में। 25 लाख के करीब यात्री आए, जिसमें 15 लाख यात्री महाराष्ट्र में उतरे हैं। तो निश्चित रूप से ज्यादा संक्रमित लोग महाराष्ट्र में आए, जिसके कारण संक्रमण भी ज्यादा फैला है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो सच्चाई के साथ हम लोग पेश कर रहे हैं, सच्चाई के साथ हमने टेस्टिंग किया है। हम कहीं भी टेस्टिंग ना हो इस तरह का माहौल नहीं बना रहे। जी। तो लेकिन महाराष्ट्र, मेरा ख्याल है कि जो पहले भारत में सबसे पहले लॉकडाउन लागू करने वाले राज्यों में था, केंद्र सरकार के कहने से पहले भी यहाँ ये लागू हो गया था। फिर क्या ऐसा लगता है, क्या वजह है कि वो लॉकडाउन उतना इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाया? लोग फिर चलते देखिए, फिरते मैं रहे मैं और यहाँ से आलोक माइग्रेंट आलोक बहुत जी बड़ी संख्या में गए हैं। आलोक जी मैं आपको बता दूं कि जब विदेश से यात्री आ रहे थे, तभी चिंता राज्य सरकार केंद्र के पास जता रही थी कि विदेश से आने वाले लोगों को रोका जाए या उन्हें कंपलसरी क्वारंटाइन करने का काम किया जाए। तब तो केंद्र सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। थर्मो थर्मल चेकअप करके छोड़ दिया जाए या हाथ पे निशान मार दिया जाए। शुरुआती दौर में जो हमारा पहला पेशेंट आया, पूना में डिटेक्ट हुआ, अहमदनगर में डिटेक्ट हुआ, उसके बाद से हम लोग बाहर में जाते हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई शुरुआती दौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो बड़ी लचिल थी, और जिसके जरिए बड़े पैमाने पे जो विदेशी यात्री थे अपने अपने मकानों पे चले गए, वो भी घूमते रहे। तो कहीं ना कहीं उनके जरिए संक्रमण फैल रहा था। हम लोगों ने पहले से कर्फ्यू लगाया, कुछ कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तर्ज पे ही चीजें आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन आपको पता है कि मुंबई शहर की आबादी कितनी बड़ी है, जिसमें आधी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, कॉमन टॉयलेट कहीं ना कहीं है। तो उन्हें आइसोलेट करना या जिस तरह से डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है वो संभव नहीं था। ये सच्चाई है, ये सभी को स्वीकार काम करना चाहिए। जहां तक मजदूर जो मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के सबसे ज्यादा है, काम का अवसर मिलता है इसलिए लोग आते हैं। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन 1, 2 चल रहा था, तब तक तो किसी भी प्रकार से मजदूर जाने के मूड में नहीं थे।
लेकिन उसी बीच में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर पे क्या हालात रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस लगाकर वहां से कुछ लोगों को ले जाने की व्यवस्था की। जो लॉकडाउन की पूरी तरह से जो भी नियम थे उनका पूरी उल्लंघन करने का काम किया गया। लॉकडाउन 3 के बाद ऐलान किया गया कि हम अन्य राज्यों में फंसे हुए जो भी प्रवासी मजदूर हैं या तीर्थ यात्री हैं या स्टूडेंट हैं या और कोई लोग हैं उन्हें जाने के लिए व्यवस्था करेंगे। जब ये ऐलान हो गया तो निश्चित रूप से लोगों में जाने की बेचैनी हुई। और बेचैनी का एक कारण सबसे बड़ा जो था, कहीं ना कहीं गांव देहात से जिनके माता पिता गांव में थे, रिश्तेदार गांव में थे, पत्नी गांव में थी, एक मानसिक दबाव उन पे लगातार टिफिन पे बनता रहा कि आपको अगर मरना है तो गांव में आके मरिए, मुंबई शहर की हालत खराब है। तो जो एक दबाव बनता रहा जिसके कारण बड़े पैमाने पे लोग जाने के लिए निकल पड़े। कुछ लोग ट्रकों में बैठकर जाने लगे। मैं आपको बता दूं कि रिक्शा जो उनकी थी उससे लोग चले गए। जो टैक्सी जिसका हाँ। परमिट देश में चलने के लिए नहीं है उससे निकल गए। तो हमें लगता है ये सारे हालात जो है एक दबाव बना मानसिक रूप से रिश्तेदारों का, जिसके कारण बड़े पैमाने पे लोग गए। ये नहीं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। सरकार की तरफ से मुंबई शहर में 6.5 लाख लोगों को खाना लगातार पका हुआ दिया जा रहा था। राजनीतिक दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूँ, सभी दल के जो भी चुने हुए नुमाइंदे थे वो भी अपनी तरफ से राशन की व्यवस्था कर रहे थे। एनजीओ बड़े पैमाने पे मैदान में थे। तो भूख के कारण लोग नहीं जा रहे थे, कहीं ना कहीं काम नहीं था, बेरोजगारी थी, ये सच्चाई है। किराए के मकानों में रहते थे, ये सच्चाई है। और जो रिश्तेदारों का दबाव था जिसके कारण बड़े पैमाने पे लोग अपने अपने गाँव लौटे। जी। एक बात तो आप सही कह रहे हैं, मतलब इसमें मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुसीबत में इंसान को अपना घर याद आता है। वो सोचता है और उसके घर वाले भी कहते हैं, भाई जो आपने कहा कि भाई मरना ही है तो यहाँ आके मरो। ये मानसिकता काम कर रही होगी। लेकिन दूसरी भी एक समस्या है जो आपने खुद भी जिक्र किया कि किराए के मकान में रहते थे, किराया नहीं था, काम कर रहे थे, वहां रोजगार खत्म हो गया था, तो अब पैसा नहीं बचा। सरकार भले ही खाना खिला रही हो, इस पर तमाम सवाल हैं कि कितना खिलाया कितना नहीं खिलाया, लेकिन बहुत सारे लोग खाने का इंतजाम भी कर रहे थे। इसके बावजूद, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र के की सरकार ने इंतजाम नहीं किया, इन लोगों को रोक नहीं पाई और इनको वहां रहने खाने का भरोसा नहीं दिलाया, इसलिए ये लोग हताशा में यहाँ से भाग के आए। ये, और दूसरा सवाल, मेरे एक मित्र हैं उनका सवाल रख रहा हूं सामने। 34 लाख करोड़ रुपए की हैसियत वाले लोग इस शहर में रहते हैं। क्या यहाँ 34 लाख करोड़ का दिल दिखाया गया? उन लोगों को ये भरोसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ जहां हम रोजी रोटी कमाते हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं हमारे रहने का, हमारे किराए का और हमारे खाने का इंतजाम होगा। देखिए आलोक जी, ये सच्चाई है कि योगी जी जो दावा कर रहे हैं कि भाई हमने सबकी व्यवस्था कर ली। उत्तर प्रदेश अगर 23-24 करोड़ की आबादी का राज्य है, ये सच्चाई है कि उस राज्य के 7 से 8 करोड़ लोग ये अन्य राज्यों में हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो। उसमें बड़े पैमाने पे जो ट्रेनों से गए उसके आंकड़े आप दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरे रास्तों से भी आज महाराष्ट्र से 11-12 लाख जो मजदूर गए हैं वो ट्रेनों से गए। हमने अपनी बसों से बॉर्डर तक छोड़ा, वो अलग है। खुद के वाहन से लोग गए, अलग है। हमें लगता है महाराष्ट्र से अकेले अपने अपने राज्यों में 30 से 35 लाख लोग गए हैं। अब योगी जी बयान कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तो मेरा मूल गांव ही है। वहां पे ना क्वारंटाइन सेंटर कोई है, ना टेस्टिंग हो रही है। आज दावा किया गया कि 1 लाख बेड वाला पहला हमारा राज्य बन गया। 3.5 लाख बेड तो महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन जो सिर्फ प्रचार ही करना है, आज कहा जा रहा है कि 10,000 टेस्ट रोज होंगे, आज 50 टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनको लेके मैं कोई तंज या टीका नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है। आपने कहा कि 34 लाख करोड़ वाले लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन उतना बड़ा दिल नहीं दिखा, ये सच्चाई। बहुत सारे जो कॉरपोरेट हैं उन्होंने अपने स्टाफ की कहीं ना कहीं तनख्वाहें आधी कर दी, बड़े पैमाने पे छटनी भी की है, ये भी बात सच है। लेकिन एक मैं बता दूं कि जो मजदूर गया है वो कौन सा मजदूर है? वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। जो रिक्शा चलाने वाला था, जो कहीं कहीं सब्जी बेचने वाला था, इस्त्री करने वाला था, दूध पहुंचाने वाला था, ब्रेड पहुंचाने वाला था, ये हर दिन मजदूरी करने वाला था। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको लेके देश में किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बना हुआ है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ये सच्चाई है। जो लोग कहीं ना कहीं लेबर लॉस के दायरे में है, ऐसे लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान है, उनकी तनख्वाहें भी मिल रही है। लेकिन जो दिल दिखाने की बात थी, मैं आपको बता दूं कि निजी तौर पे बड़े पैमाने पे लोगों ने अपना दिल तो दिखाया।
छोटे कारोबारियों ने अपने अपने लोगों को तनख्वाहें, जो घर में काम करने वाली घरेलू महिलाएं थी उनको लोगों ने अपनी तनख्वाहें देने का काम किया। बड़े पैमाने पे निजी लोगों को, जो ड्राइवर थे, उनको तनख्वाहें देने का काम किया। लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर था, उन्होंने उतना बड़ा दिल नहीं दिखाया। ये सच्चाई। जी। अब एक इससे अगली आशंका पैदा हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है कि जो लोग भाग कर गए हैं इस बुरी परिस्थिति में, क्या वो वापस आएंगे? तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। ऐसा बयान आपने भी सुने होंगे, और आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो गांव के आसपास की खबर भी आती होगी। उधर योगी आदित्यनाथ ने तो पूरा कैंपेन छेड़ दिया है। उन्होंने एक कोर 11 टीम बना दी है, जिसको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि जो मजदूर अब आए हैं इनको यहीं रोजगार दिला दिया जाए, ये वापस ना जाए। ऐसे में जो बड़े शहर हैं, मुंबई जैसा शहर है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पे इन लोगों पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ मजदूर नहीं लौटेंगे तो क्या लेबर महंगा नहीं हो जाएगा? और अगर लेबर महंगा होगा, उससे निपटने की क्या योजना है? देखिए, दो परिस्थितियां निर्माण होने वाली हैं। बड़े शहर या इंडस्ट्रियलाइज जो एरियाज हैं, वहां कहीं ना कहीं मजदूरों का संकट होगा, और निश्चित रूप से जो जरूरत है उसके हिसाब से उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। वो ज्यादा मजदूरी मांगेंगे, इससे ना को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चाहे महाराष्ट्र के ग्रामीण में लोग गए हों या अन्य ग्रामीण में गए हों, कहीं ना कहीं उनका शोषण बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। उनकी जो मजदूरी है उसको लेकर कहीं ना कहीं शोषण होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। परिस्थितियां कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज लेती हैं। हमें लगता है कि जिन लोगों के घर पे 4 ड्राइवर थे, ड्राइवर नहीं होगा या ड्राइवर की तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो कहीं न कहीं उसमें वो कम से कम लोगों में काम चलाएँगे। घर में काम करने वाली जो हमारी बहनें थी या घर में काम करने वाले मजदूर थे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से उसी परिस्थितियों में लोगों को चलना पड़ेगा। इस्त्री बाहर करवा लेंगे, लॉन्ड्री करवा लेंगे। आज मैं आपको बता दूँ, एक भी लॉन्ड्री में मजदूर नहीं है, कोई कपड़े उठाकर धोने के लिए तैयार नहीं है, ये सच्चाई है। तो परिस्थितियों के अनुरूप परिस्थितियां बदलेंगी और उसी की तरह रहेगा। लेकिन ये कोई कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा, हमें लगता है बेटर अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो माइग्रेट लोग करते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए लगातार, चाहे भारत के लोग विदेश में जाते हों, लंदन के लोग अमेरिका जाते हों, तो माइग्रेशन जो है वो इंटरनेशनल फंडा है, कुछ दिनों के लिए रुकता है। लेकिन अच्छे अवसर के लिए लोग घर छोड़ते हैं। हमें लगता है हालात सुधरेंगे तो हमें लगता है फिर जिंदगी मामूल पे आ जाएगी। जी। तो वही अच्छे अवसर के लिए आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आ गए। मैं भी उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हुआ, वहां से तमाम जगह घूमता हुआ यहाँ आ गया हूँ। क्या कोई कोशिश सरकार की तरफ से होगी ऑर्गेनाइज तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स को वापस लाने की? एक सवाल ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है और उसी के मातहत आता है रोजगार, स्वयं रोजगार का। तो हमारे पास तो 1972 से लेके 60 लाख लोगों का डाटा है जो रोजगार के लिए, जिन्होंने एक्सचेंज में नाम लिखा है। उससे फिल्टर करने का काम हमने पहले ही शुरू कर दिया था कि उसमें एक्टिव कितने लोग हैं, रोजगार चाहते हैं। तो निश्चित रूप से फिल्टर करके हमें लगता है कि 10-12 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी वर्क फोर्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए। तो जो गैप है उसको भरने के लिए हमारी कवायद शुरू हो गई। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, एक टास्क फोर्स बना के ये जो गैप है उसको भरने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारे पास है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमने एक कैबिनेट के जब रिव्यू ले रहे थे, जो हमें पैकेज डिक्लेयर करना है, आने वाले दिनों में डिक्लेयर होगा, तो वहाँ पे बड़े पैमाने जो कंटेनर है, ट्रक ड्राइवर है, इसका भी संकट पैदा होगा, ड्राइवर का संकट पैदा होगा। तो जो जो जरूरत चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे हम चलाएंगे, ताकि स्किल वर्कर तैयार करके उन्हें रोजगार दिया जाए। और जो भी, ये नहीं कि हम बाहर से लोगों को नहीं आने देंगे, अब महाराष्ट्र के लोग ही काम कर लेंगे। हमें नहीं लगता कि सभी देश में कोई ये कह ले कि यहाँ का आदमी ही ये देश में, इस महाराष्ट्र में या मुंबई में काम कर लेगा। जरूरत के हिसाब से चीजें चलती है। हमें लगता है कि धीरे धीरे परिस्थिति कहीं ना कहीं बदलेगी। आज ये बात सच है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमराई है, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो गई। कोई ये कहेगा कि पूरी क्षमता से कोई भी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, या पूरी क्षमता से जो भी दुकानें हैं वो चल पड़ेंगी, मॉल चल पड़ेंगे, हमें लगता है ये ठीक नहीं।
जो जरूरत वर्क फोर्स की थी उस लॉकडाउन के पहले, उतनी डिमांड अभी नहीं रहेगी। इकोनॉमी पटरी पे आने के लिए 6-8 महीने, साल भर भी लग सकता है। तो जितना इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरेगी, उसी तरह से मजदूरों की भी जरूरत या वर्क फोर्स की भी जरूरत धीरे धीरे पड़ेगी। लोकल लोगों से कुछ जरूरत पूरी होगी और हालात बेहतर होंगे तो धीरे धीरे चीजें, जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं वो भी अपने अच्छे अवसर के लिए फिर लौटेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी, तो ये एक बहुत इसमें आपने काम की बात ये बताई कि जैसे ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवरों की ज़रूरत बढ़ जाएगी अचानक। तो इस तरह के और आपने कुछ आइडेंटिफ़ाई किए होंगे, हालाँकि आप कह रहे हैं कि पैकेज लाएँगे, वो पैकेज कब तक लाएँगे इस पे मैं आगे पूछता हूँ, लेकिन पहले ये बताएँ कि जैसे ड्राइवर है, इस तरह के और कौन से स्किल सेट हैं, जिनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने जा रही है ताकि हमारे नौजवान जो खाली हैं, उनको इस वक़्त मौका है कुछ ट्रेनिंग लेने का, तो वो क्या काम सीख लें कि उनके लिए रोजगार मिलना ज्यादा आसान हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें डिमांड कहाँ है, वो भी डाटा हम ले रहे हैं कि किस इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो स्केर्सिटी मजदूरों की होगी वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में होने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं जो बांधकाम क्षेत्र है, चाहे सरकारी का जहाँ चल रहा हो, रोड बनाने का काम जहाँ चल रहा हो, या इमारतें बनाने का काम जहाँ चल रहा हो, वहां पे सबसे ज्यादा संकट होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी चीजें जैसे जैसे हम लोगों को, और एक बता दूं आपको, जो ये रेडीमेड कपड़ों की इंडस्ट्री है इस शहर में, या रेडीमेड के जो काम करने वाले लोग थे, ट्रेडिंग काम करने वाले, वो सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड के लोग थे। वो चाहे चले गए हों, लेकिन कपड़ों की डिमांड क्या उतनी होगी? क्या शादियों के समय जो कपड़े लोग खरीदते थे उतने खरीदेंगे? क्या नए कपड़े खरीदेंगे? फिर वही है कि इकोनॉमिक ड्रिवन प्रोडक्शन भी होगा। ये नहीं कि फुल फ्लेज में प्रोडक्शन हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का भी जो ऑर्डर्स हैं वो जितने थे अब उतने रहेंगे कि नहीं। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसी के तहत इंडस्ट्री का भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ेगा, और उसी तरह से काम करने वालों की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन जल्द ही हम लोग किन क्षेत्रों में ज्यादा लोगों की जरूरत है, उसका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे, और जल्द ही उसका हम जो हमारे वीटीपीज हैं उनको उस तरह के प्रोग्राम देंगे, और पब्लिसिटी भी करेंगे कि इन क्षेत्रों में, इन जिलों में, इन शहरों में जरूरत है, और ये ट्रेनिंग है। और उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट में हमारा प्लेसमेंट की कंडीशन ही होती है कि जो ट्रेनिंग देगा वो नौकरी पर भी लगाएगा। तो हमें लगता है बड़ा रोल डिपार्टमेंट का होगा, और आने वाले दिनों में लोगों को जानकारी भी देंगे, ट्रेंड भी करेंगे, उन्हें रोजगार भी मिले, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम जो है अच्छी तरह से सफल हो और जो जिस तकलीफ से हम लोग गुजर रहे हैं, वो तकलीफ जल्दी से जल्दी दूर हो। लेकिन एक और बड़ी समस्या, और वो बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच है, आपको महसूस हो रही होगी। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि साहब जो लोग हैं अपने घर काम करने वालों को, अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वालों को तनख्वाह देते रहें, उनकी तनख्वाह न रोकें न काटें। मकान मालिक किराया न मांगे, वो किराया छोड़ दें। सवाल यह है कि मध्य वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जो घरों में काम करने वालों को पैसा दे रहे हैं, उनको खुद की तनख्वाह नहीं मिल रही है। किसी ने एक मकान ले रखा है मुंबई शहर में या और शहरों में भी, और वो उसके किराए से अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए, या कोई आदमी ईएमआई भरता है, उनको रिलीफ देने का कोई अभी तक तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ा है। दिख रहा है कि ईएमआई पोस्टपोन की गई है, लेकिन इस बीच उस पर इंटरेस्ट चढ़ रहा है। आपको लगता है इन लोगों को राहत देने की जरूरत है, और जो पैकेज की बात आप कर रहे हैं उसमें मिडिल क्लास के लिए भी कुछ आने वाला है? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि 2 महीने बिना काम के पगार और 1 महीना जो तनख्वाह देनी थी वो लॉकडाउन के बीच में आ गई। आज 31 तारीख है, 1 2 दिन 4 दिन में लोगों को तनख्वाहें देनी ही जरूरी हो जाएगी। लेकिन जो लोग ईमानदारी से 2 महीने तक जिन्होंने तनख्वाह दी, आज उनके भी जो बजट है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। किसी की तनख्वाह मिल नहीं पा रही है, जो सेविंग थी वो सेविंग कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रही है। तो हमें लगता है कि इस महीने से एक बड़ा संकट सभी परिवारों के बीच में पैदा होगा, और वही ये सारे हालात कहीं ना कहीं काबू से बाहर जाएंगे। लेकिन जो भी पैकेज है किसको क्या मिलेगा इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। हमारा जो फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये सब कमेटी कैबिनेट की थी, उसके अंदर बड़े पैमाने पे चर्चा हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पैकेज की बात की है,
लेकिन बिजली के बिल लोग नहीं भर पा रहे हैं, 3-3 महीने लोगों ने बिल नहीं भरे हैं, वो भी जी। एक परेशानी है। तो कुल मिला के लोगों को जिंदा रहने के साथ साथ उनकी जरूरत कैसे पूरी हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जल्द ही कोई राहत पैकेज होगा। राहत पैकेज का मतलब ये नहीं कि घर बैठा के लोगों को खाना खिलाया जाए। राहत पैकेज का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार उनका जुड़े, कारोबार आगे बढ़े, क्रय शक्ति उनकी बढ़े। तो निश्चित रूप से सभी चीजों को ध्यान में रख के कोई निर्णय सरकार करेगी और उसका ऐलान करेगी। जी। कब तक उम्मीद करनी चाहिए नवाब साहब कि ये पैकेज आ जाएगा? हम कब आपकी तरफ से ऐलान सुनेंगे? मुझे लगता है सप्ताह 10 दिन के भीतर संकेत तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने संकेत दिए हैं। तो हमें लगता है सप्ताह 10 दिन में ये पैकेज का ऐलान होगा। जी। तो अब वो पैकेज आएगा तब उसके बाद आपसे फिर बात होगी, लेकिन एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो लगातार ऐसा लग रहा है कि एक अश्वमेध यज्ञ पे निकले हुए हैं कि किसी भी तरह इस सरकार को ढहा दूं और वापस कुर्सी पे बैठ जाऊं। देखिए, ऐसा है, किसी भी दल को अपने लोगों को साथ में जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई आस जगानी पड़ती है। पहले दिन से वे कह रहे थे कि 3 महीने के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, फिर कहने लगे कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी, और कहीं ना कहीं 6 महीना हमने पूरा कर लिया। अब वो कहते हैं अंतर्गत विवाद से ये सरकार गिरेगी। ये वही चीजें हैं जो हम एक 5 साल पहले हम कह रहे थे कि सरकार टिकने वाली नहीं। तो वो अपने जो लोग हैं उनको हमें रखने के लिए, क्योंकि उसमें अधिकांश लोग अन्य दलों से गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी विचलित हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमें रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इस तरह के वो बयान देते रहेंगे, और 5 साल तक इस तरह के बयान आएंगे। 3 दलों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई असमंजस या तनाव की स्थिति नहीं है। एकजुटता से तीनों दल काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं, केंद्र और राज्य के रिश्ते की बात है, तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको साफ कर दूं कि हमारा जो जीएसटी का पैसा लगभग 25,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार को देना है, नहीं दे रही है। ये सबको पता है कि राज्य सरकारों का भी अपना बजट कहीं ना कहीं, ये जीएसटी का कलेक्शन हो, चाहे स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन हो, चाहे एक्साइज का कलेक्शन हो या खनन का कलेक्शन हो, सारी तरह से कोलैप्स हो गया। मार्च महीने में 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस था। फिर अप्रैल और मई में तो उसी तरह की परिस्थिति है। तो जब रेवेन्यू लॉस है तो कहीं ना कहीं जो पैसा ड्यू है वो तो मिलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिया गया। मैं आपको बता दूं, राशन देना फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये बंधन कारक था। राज्य लोगों को गया, सब्सिडी उसमें गई, वो भी जोड़ दे रहे हैं। जो विकलांग हो, विधवा महिला हो, जो सेंटर का कंपोनेंट देना है वो देना ही है, चाहे लॉकडाउन होता कि नहीं होता। किसान सम्मान योजना केंद्र सरकार ने बनाई, लॉकडाउन होता है कि नहीं तो भी देना था। ये सारी चीजों को जोड़ के ये बताने का काम कर रहे हैं। एक भी वेंटिलेटर कोई दे दिया हो या और कुछ दिया हो, हमें लगता है केंद्र को जिस तरह से चीजें करनी चाहिए थी कि नहीं। रेल प्रवासी जो मजदूर गए रेलवे से, उसका भी 15% राज्यों मजदूर देंगे और 85% केंद्र सरकार देगी। तो 1,000 रुपए का टिकट है या 800 रुपए का टिकट जो राज्य सरकार टिकट खरीद रही है, तो क्या 5-6 हजार रुपए के टिकट थे? हमें लगता है हम्म। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है किसी को पता नहीं। तो केंद्र को जितना खुल के आगे आना चाहिए था। अब कर्ज लो वाली जो योजना बना के 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है, कर्ज लेने के लिए आप कर्ज देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को कर्ज लेकर ही काम करेंगे ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐलान करना था कि भाई 3 महीने की बिजली बिल के हम पैसे दे देंगे। या आपने उज्ज्वला गैस योजना की बात की, तो आपको सभी लोगों के सिलेंडर की बात करनी चाहिए थी। हमें लगता है केंद्र कहीं ना कहीं ये न्यूज मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट के सिवा केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। पेंडेमिक है तो केंद्र ने क्या कहा किया, राज्यों पर छोड़ दिया सारी चीजें कि आप करिए। हम आपको सिर्फ उपदेश देते रहेंगे, उपदेश से देश नहीं चलता। उन्हें कहीं ना कहीं राज्यों को भी आर्थिक मदद देने की भूमिका में आना पड़ेगा। राज्यों को कर्ज लेने की मर्यादा बढ़ा दी हमने कि 3% से जीडीपी का 5% कर दिया। अब कर्ज ले लो। तो कर्ज से ही देश नहीं चलता, कहीं ना कहीं उदार नीति बनाकर राज्यों को आर्थिक मदद भी देने का काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। जी। एक सवाल और पूछूंगा कि
ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ट्रेनें नहीं ले पाई, जितनी ट्रेनें चलनी थी उतनी भी महाराष्ट्र सरकार इंतजाम नहीं कर पाई यहाँ से मजदूरों के जाने का, इस वजह से हम ट्रेनें नहीं चला पाए। ये क्या हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं आलोक जी, पहले दिन से जो हमारी डिमांड थी उसमें 150 की पेंडेंसी लाता रही थी। हम 80 ट्रेन मांगते थे, कहीं 24, कभी 30, इस तरह से देते थे, जो मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक लाइव में एक दिन कह दिया। दूसरे दिन से पीयूष गोयल ट्विटर पे लगातार अलग तरह से मूड में आ गए, और एक दिन तो उन्होंने कहा कि 150 ट्रेनें हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और आप लिस्ट दीजिए 2 बजे रात को। हमने 9 बजे लिस्ट दे दी। उसके बाद ट्रेनें डिप्यूट की गई, लिस्ट हमें क्या है मैं आपको बता दूं, ये जो ईद के दूसरे दिन का मामला था। हम्म। सीएसटी आपको पता है, लोकमान्य ट्रेन टर्मिनस पे 49 ट्रेनों को शेड्यूल बताया गया। हर रात को 9 बजते हुए उन्होंने कहा कि 16 ट्रेन से ज्यादा हम नहीं छोड़ पाएंगे। वे क्लेम कर रहे थे 5 बजे के मजदूर को स्टेशन तक पहुंचना नहीं है। सभी स्टेशनों पे 10-15 हजार की भीड़ थी, ट्रेनें छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। जब हमने ट्विटर पे या मीडिया के माध्यम से मामले को उठाया, तो डीआरएम जो कह रहे थे कि 16 ट्रेन से ज्यादा नहीं जाएगी, 2 बजे रात में वो एक्टिव हुए। 49 शेड्यूल थी, उस दिन वो 30 ट्रेनें जा पाई। तो कहीं ना कहीं हम्म। अपनी जो नाकामियां थी उसको छुपाने के लिए पीयूष गोयल जी मैदान में आए थे। हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास आपदा परिस्थिति में उतनी ट्रेन आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे हम भेजेंगे। ये अगर एक समन्वय बनाया जाता तो बेहतर रहता। लेकिन वे राजनीति कर रहे थे। लेकिन उसी दिन वो एक्सपोज हो गए कि जो स्टेशनों पे भीड़ थी, जिसके कारण मजदूर नहीं जुटा पाए या लोगों तक स्टेशन तक नहीं पहुंचा पाए, जो उनका दावा था वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने खुलकर आ गया। जी। तो इसका मतलब ये है कि बातचीत नहीं हो रही है, जो संवाद है वो ट्विटर, फेसबुक और मीडिया के जरिए हो रहा है। देखिए नोडल अफसर हमने बनाए हैं, पराग जैन और नितिन करीर साहब, ये 2 लोगों को नोडल अफसर हमने बनाया था, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। नीचे हमने मुंबई शहर में कर्णिक नाम के एक आईपीएस अधिकारी थे, जो मोबिलाइज करने के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को देख रहे थे। एक भूपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनको ये कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था। लगातार रेलवे अथॉरिटीज का कोऑर्डिनेशन बना था, लेकिन जो डिमांड थी उसके अनुरूप हमें ट्रेनें नहीं दी जा रही थी, जिसका उल्लेख हम्म। मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। उसके बाद हाँ, लगातार मतलब वो ट्विटर पे मीडिया में राजनीति करने लगे थे। आपके अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों के बीच में तो तालमेल था, मतलब वो संपर्क में थे और कोऑर्डिनेशन चल रहा था। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में जैसे फोन उठा के बात होती है, वो वाला संपर्क मुझे लगता है कि नहीं है। वो तो बम्बई से ही है। आलोक जी आपको पता है, गोयल साहब माटुंगा से हैं। मुंबई के बारे में वो अधिक जानते हैं। अगर गंभीरता से लेते, शुरू से ही उनकी प्रायोरिटी थी कि गुजरात में मजदूर उधम कर रहे थे, तो गुजरात को प्रायोरिटी देकर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें मुहैया की जाए, इस तरह से उनकी प्रायोरिटी थी, जिसके कारण महाराष्ट्र में ट्रेनें कम दे रहे थे। लेकिन जब ये हमने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन जो विफल हो गया ये भी सच्चाई है। जी। एक अंतिम सवाल कि क्या आपको ये लग रहा है कि कहीं मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन कमल की तैयारी हो रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन कमल तो संभव नहीं। तीनों पार्टी में जब तक कोई पार्टी अलग नहीं होगी, कोई सरकार को खतरा नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग तय कर लें तो कांग्रेस एनसीपी से गए हुए बड़े पैमाने पे विधायक हैं, जो दरवाजा ठोक रहे हैं कि खुले और हम लोग वापसी, घर वापसी करें। लेकिन घर वापसी हम्म। का हमारा कोई इरादा नहीं। हमने पर्याय हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में नए कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया है। अगर पार्टी तोड़ने की बात होगी, तो बीजेपी को तोड़ना बहुत आसान है। पुराने लोग आना चाहते हैं, हम उन्हें कभी भी ला सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन लोटस की तरह का कोई खेल कर्नाटक में हुआ या जो मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ संभावना नहीं है। 1/3 पार्टी कोई तोड़ देगा तो भी सरकार गिरेगी, ऐसी संभावना नहीं है। जी, तो ये आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, उल्टे सामने वाली पार्टी को चेतना चाहिए, आपका कहना है। एक भारत भर में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो फोन आते हैं, कहते हैं भाई धारावी तुम्हारे घर से कितनी दूर है? धारावी की चिंता बहुत बड़ी है। तो धारावी की क्या योजना है? एक्शन प्लान क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं कि धारावी में सबसे ज्यादा मजदूर थे, और खास करके ये जो रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्रीज थी वहां पे,
और वहां पे बड़े पैमाने पे लोग थे। धारावी को लेके प्रचार जितना हुआ है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है किसी जमाने में थी, अब वो झोपड़पट्टी बड़े पैमाने पे अन्य जगह पे भी स्लम है। ये बात सच है कि आंकड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं हो पाया, झुग्गी झोपड़ी में कॉमन टॉयलेट थे, आंकड़ा बढ़ा। लेकिन अब आप देखेंगे कि मुंबई शहर में स्थिति कंट्रोल में आ रही है। मैं बता दूं, एम ई वार्ड एक है जहां से मैं विधायक हूँ। वहां पे आज से 10-12 दिन पहले वो जंप हो रहा था आंकड़ा। हमारा आंकड़ा 6 दिन में डबल हो रहा था, आज 20 दिन का डबलिंग रेट हो गया। वहां पे जो 1600 केसेस बताए गए, उसमें से 1000 के करीब लोग घर पहुंच गए हैं। उसमें असिम्टोमेटिक लोगों की संख्या बढ़ी है। तो ये जो एक डर है वो डर खत्म हो गया। आज मैं रिव्यू ले रहा था कि कहाँ कितने बेड अवेलेबल है, तो सारे बेड के भी हर अस्पताल में बेड अवेलेबल है। क्रिटिकल जो केसेस है, जिनको लेके शुरुआत में लोग छुप रहे थे, अस्पताल नहीं जा रहे थे, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि शुरुआती दौर में अगर कोई तकलीफ है, जांच करा ली जाए, अस्पताल पहुंच जाए, तो इलाज होके घर आ जाएंगे। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, जिसकी वजह से अभी क्रिटिकल केसेस जो एन समय पे आते थे, वो उनमें तादाद कम हुई है और अवेयरनेस पैदा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो मोर्टेलिटी रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मुंबई का पीक आपको लगता है आ गया है या अभी देर है आने में? मुझे लगता है पीक आ गया था। अब जो डबलिंग रेट है, जैसे शिवाजी नगर गोंडी, ये भी धारावी से बड़ी झोपड़पट्टी है। जो धारावी एक मशहूर हो गई, लेकिन शिवाजी नगर गोंडी सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा मुंबई शहर में जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उनको वहां शिफ्ट किया गया। और बड़े पैमाने हमें लगता है सबसे ज्यादा आबादी उसी वार्ड की है, सबसे घनी आबादी उसी वार्ड की है। और वहां पे जो जंप हो रहे थे आंकड़े, कहीं ना कहीं उसमें एक स्थिरता आई है। रिकवरी रेट वहां पे बढ़ा है। डबलिंग का आंकड़ा 20 दिनों पे चला गया। तो हमें लगता है कि पीक आया था, अब वो कंट्रोल के इसमें है। हमें लगता है एक समय आएगा जब एडमिट होने वालों की संख्या और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या वो बढ़ते जाएगी डिस्चार्ज वाले की। और हमें लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। ये भी बात सच है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। आज भी टाइफाइड की बीमारी होती ही है, आज भी डेंगू होता ही है, मलेरिया होता है और बीमारियां होती हैं, और इलाज करके लोग अपने घर आते हैं। अवेयरनेस पैदा होगा, लोग एहतियात बरतेंगे, तो इसके साथ हम जिएंगे। तो हमें लगता है उतना डर जो लोगों में फैला है, मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में जो मार्च अप्रैल मई के जो मरने वालों के आंकड़े हैं, आम दिनों में जो आंकड़े थे, अप्रैल महीने में जो मुंबई में मौतें होती थी 2019 2018, उससे आंकड़े कम रहे। लेकिन अगर मौतें हुई हैं, चाहे एक हो या दो हो, मौत हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब इसके साथ ही जीना है। तो हमें लगता है एहतियात लोग बरतेंगे, बीमार भी होते रहेंगे, इलाज भी होता रहेगा, लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, हमें उम्मीद है। तो आना जाना चलना फिरना सब कुछ सामान्य होने में आपको लगता है कितने वक्त में मुंबई में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब एहतियात देखिए, जो बरतते हुए? अभी डिजास्टर एक्ट के तहत 8 तारीख से कुछ रिलैक्सेशन देने का केंद्र ने ऐलान किया, उससे अलग हम कोई अपना उसे कड़ाई बरत सकते हैं, लेकिन तो ढील देना केंद्र तो हमारे बार बार अधिकार ये कह क्षेत्र रहा में है, नहीं। केंद्र से तो बार बार ये बयान आ रहे हैं कि राज्य सरकारें अपना अपना फैसला करेंगी। हाँ, तो जो भी उन्होंने गाइडलाइन नहीं उसके तहत खोलेंगे। अब 8 तारीख से क्या खुलेगा और कैसे आगे जाएंगे, रेड जोन में क्या होगा, जो उन्होंने गाइडलाइन तय की है, उस गाइडलाइन के तहत भी हम लोग भी अनलॉक करने का काम करना ही पड़ेगा। अब लोगों को 2.5 महीने तक रखने के बाद, अब लॉकडाउन का जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट के तहत 30 जून तक तो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अनलॉक क्या क्या होगा उसकी भी एक लिस्ट बनाई है, राज्यों को भी अधिकार दिया है कि आप ये कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हीं गाइडलाइन के तहत हमारी भी गाइडलाइन बनेगी। और हम भी चाहते हैं कि जीवन सरकारी दफ्तर खुले, सरकार पूरी तरह से अपना काम करे, सार्वजनिक जीवन में भी जो दुकानदार हैं और काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अवसर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिथिल करके चीजों को आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। धन्यवाद नवाब साहब, बहुत अच्छा, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, समय निकाला। ये विकट समय है, इसमें आपके लिए वक्त निकालना बहुत आसान नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आलोक अड्डा धन्यवाद। पर पहली बार आपका दर्शन हुआ है।
और दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। ये बातचीत बहुत से लोगों के लिए बहुत काम की होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना भी न भूलें। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर जब तक बहुत जरूरी हो मत निकलिए, और किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आ रहा है तो उसका इस्तेमाल करना भी न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।